आज की इस क्लास में मैं आपको प्रिडिक्ट करने वाली हूँ वो क्वेश्चन जो आपके 2026 के मीन्स में आ सकते हैं। एक मेंटोर के नजरिए से हम 2015 से 2025 के जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के मीन्स के पेपर का एनालिसिस करें तो यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन पूछने के तरीके में यानी कि पैटर्न में एक बहुत बड़ा और क्लियर शिफ्ट किया है। तो आइए सबसे पहले 10 सालों के यूपीएससी के सवाल उनको एनालाइज करेंगे। फिर जो पिछले एक साल का करंट अफेयर है मई 2025 से लेकर मई 2026 तक का, उसको डिकोड करेंगे और इसके बेस पे देखेंगे कि 2026 में और 2027 में कौन से प्रश्न सीधे आपके पेपर में आ सकते हैं। देखो 2015 से 2017 का जो टाइम था इसमें यूपीएससी सिलेबस से टू द पॉइंट सवाल पूछता था। 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो अगर आपने बेसिक किताबें भी पढ़ी हैं तो आंसर आप लिख सकते थे। यहाँ पे जो सवाल आते थे वो क्या है और क्यों है इस पे ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन 2018 में यूपीएससी अपना गियर बदलता है। 2018 से लेकर 2020 तक यूपीएससी कानून और पॉलिसी के क्रिटिकल एनालिसिस पे फोकस करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल 2018 का क्वेश्चन देखिए कि जो ठोस कचरा है इसके निपटान में क्या क्या बाधाएं हैं और ये जो जहरीला कचरा है इसको सुरक्षित रूप से कैसे हटा सकते हैं, ये उन्होंने 2018 में पूछा। साथ ही आप यहाँ पे देखोगे जो रेत का खनन हो रहा है उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है उसका विश्लेषण कीजिए, सवाल यहाँ पे पूछा है। नेक्स्ट देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहन क्षमता यानी कि आपके पारिस्थितिकी तंत्र की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, इसको लेकर इन्होंने सवाल यहाँ पे पूछ लिया। यानी कि पैटर्न ऐसा है कि अब यूपीएससी ने ये चेक करना शुरू कर दिया है कि आप सरकारी नीतियों की कमियों को समझते हैं क्या, क्या आपको प्रभाव का पता है क्या। यानी कि वो क्या नहीं पूछ रहा है, अब यूपीएससी पूछ रहा है कि प्रभाव कैसे पड़ेगा, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। फिर 2021 में एक बड़ा शिफ्ट होता है। ये वो टाइम है जहां पर आज आप और मैं खड़े हैं। 2021 से 2025 के बीच में यूपीएससी ने सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को इंटरलिंक करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो जीएस पेपर 3 के अंदर इकोलॉजी इन्वायरमेंट इसको लेकर आइसोलेशन में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के किसी करंट अफेयर के इश्यू को यूपीएससी मैच कराएगा ज्योग्राफी इकोनॉमी या फिर किसी अंतरराष्ट्रीय संधि के साथ या फिर कोई उभरती हुई तकनीक के साथ, और इन दोनों को मिलाकर कोई एक सवाल यहाँ पे पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो उदाहरण सहित बताइए कि कोरल रीफ्स पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब ये जो एग्जाम्पल आपको देने हैं ना, ये सिर्फ भारत के नहीं देने हैं, दुनिया भर में जहां पर भी कोरल रीफ को लेकर आपको दिक्कत देखने के लिए मिली है करंट अफेयर में जहां भी आपने पढ़ा होगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए उष्ण कटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों पर चर्चा कीजिए। यानी कि एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछ लिया, फूड सिक्योरिटी, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के उस पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं यानी कि पर्यावरण, और साथ ही उष्ण कटिबंधीय देशों को लेकर स्पेसिफिकली पूछा है क्योंकि करंट अफेयर में ये चर्चा में था। एक रिपोर्ट आई थी उस टाइम पे जिससे पता चल रहा था कि जो एरिया पहले से ही गर्म है यानी कि आपका जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले देश हैं वहां पे जलवायु परिवर्तन का एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो अब ये जो आज का पैटर्न है ना, यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको इंटरलिंकिंग करने पे ध्यान देना है। जितने भी ग्लोबल समिट्स हो रहे हैं माइक्रो इकोसिस्टम पे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर सवाल नहीं आएगा, हो सकता है किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर सवाल आए, जैसे समुद्र को लेकर आ सकता है, माइक्रो प्लास्टिक का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको लेकर सवाल आ सकता है, और साथ ही जो संरक्षण और अवसंरचना के बीच का एक डायलेमा होता है कि भैया विकास करें कि पर्यावरण के संरक्षण पे ध्यान दें, वो सवाल जो है यहाँ पर पूछने लग गए हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे बच्चे यहाँ पर 6 थीम पता चलती हैं हमें कि यूपीएससी इन दो टॉपिक से इकोलॉजी से और बायोडायवर्सिटी से कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे बनाता है और क्या क्वेश्चन अब आपके आ सकते हैं। देखो सबसे पहली बात तो स्टैटिक से डायनामिक की तरफ शिफ्ट हो चुका है जब हम 2025, 26, 27 की बात कर रहे हैं। यानी कि व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता क्या है, उदाहरण सहित बताइए। अब ये नहीं आएगा, अब ये आएगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से
जैव विविधता का जो नुकसान हो रहा है और दुनिया भर में जो हम कार्य कर रहे हैं इसको रोकने के लिए, जरा उस पर चर्चा कर दीजिए। दूसरा, साफ साफ देख पा रहे होंगे लोकल से ग्लोबल की तरफ शिफ्ट हो गया है। यानी कि अगर आप देखोगे UNFCCC या फिर जो आपकी जैव विविधता को लेकर एक संधि हुई है, इन सारी चीजों को लेकर राइट अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है और इनको लिंक कर रहे हैं लोकल पॉलिसीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वनों को लेकर कोई इनिशिएटिव साइन किया गया है तो भारत में जो वनों को लेकर हमारे पास कानून है, इन दोनों को जोड़ के सवाल पूछ लेगा। क्लास पूरी देखो, हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। यानी कि यूपीएससी सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि अप्लाइड, पॉलिसी ड्रिवन और ग्लोबल लिंकेज वाले सवाल पूछ रहा है। तो आइए यहाँ से वो 6 कोर थीम निकालते हैं 2026 में। 100% आपके सवाल यहाँ पर बन जाएंगे। साथ में वो एग्जैक्ट 6 सवालों में से एक सवाल साथ मिलकर सॉल्व भी करेंगे इसी कक्षा में, ताकि हमें पता हो कि जब 3 तरह के टॉपिक मिलाकर एक सवाल बनता है तो उसका आंसर कैसे देते हैं। तो सबसे पहली थीम यहाँ पे देखिए क्या निकल के आ रही है, जैव विविधता की गतिशीलता और वन्य जीव का संरक्षण। ये पहली थीम है जो यूपीएससी के पिछले सालों के प्रश्नों को देखकर पता चलती है कि अब केवल आपका जैव विविधता पर, जानवरों के नाम पर, प्लांट्स पर, इन पे फोकस नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम में जो बदलाव हो रहे हैं उस पर जो है यूपीएससी का फोकस है। कैसे? देखो, यहाँ पर आप देखोगे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, भारत में जैव विविधता कैसे भिन्न है? जैविक विविधता अधिनियम वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में कैसे सहायक है? यानी कि अधिनियम क्या है ये नहीं पूछा है, वो कैसे संरक्षण में सहायक है ये आपसे यहाँ पे पूछ लिया है। यानी कि जैव विविधता की गतिशीलता, वन्य जीव संरक्षण में आपको क्या क्या टॉपिक्स पे ध्यान रखना चाहिए। अगर मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक आया है, सवाल बन सकता है। अगर आक्रामक विदेशी प्रजातियों को लेकर करंट अफेयर में कोई भी रिपोर्ट आई थी, सवाल बन सकता है। कीस्टोन प्रजातियां जैसे चीतों को लेकर हमारे यहाँ पर रीलोकेशन का प्रोग्राम हुआ, राइट? अगर हाथियों के लिए कॉरिडोर की कोई परियोजना चर्चा में थी, तो इन सारे उपायों को लेकर आपका जो है सवाल यहाँ पर आ सकता है। दूसरी जो थीम बनती है वो बनती है जलवायु और जैव विविधता का टकराव। यानी कि यहाँ पे एक तरफ क्लाइमेट चेंज हो रहा है और दूसरी तरफ आपकी बायोडायवर्सिटी का नुकसान हो रहा है, ये दूसरी थीम बनती है। क्वेश्चन देखिए, प्रवाल जीवन प्रणाली यानी कि कोरल लाइफ सिस्टम पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का आकलन कीजिए, राइट? तो इकोसिस्टम कौन सा पूछा? प्रवाल भित्ति वाला। लेकिन प्रभाव किस चीज का पूछा? ग्लोबल वार्मिंग का पूछा, राइट? तो यहाँ पे देखो, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का गर्म होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इसके अलावा प्राकृतिक आवास जो आपके खिसक रहे हैं, यानी कि जो आपके ग्लेशियर्स की बर्फ मेल्ट हो जा रही है, तो जो ठंडा पारिस्थितिकी तंत्र था वो और ऊपर की तरफ खिसकता जा रहा है। वन आपके कट रहे हैं तो वनों का पूरा इकोसिस्टम आपका सिकुड़ता जा रहा है, राइट? ज्यादा अर्बनाइजेशन की वजह से, शहरीकरण की वजह से आपके जो वन्य जीव है उनके आवास का जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, इस पर सवाल बनेगा। इसके अलावा जंगल की आग, आपको पता है 2024 2025 ये न्यूज में था, तो सवाल इस पर आएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम आपके पेपर के लिए ये है, यूपीएससी की मोस्ट फेवरेट और बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पर पारिस्थितिकी और कृषि के संबंध को लेकर सवाल बनते हैं। यानी कि यहाँ पे यूपीएससी ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहे हैं उनकी वजह से आपकी कृषि पर, खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बता दीजिए। जैसे 2019 में एक सवाल आया, यहाँ पे आप देखोगे चावल गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक क्या है, और इस प्रणाली में आप देखोगे कि भारत में हम शुरुआत कर चुके हैं, फिर भी भारत के लिए एक अभिशाप कैसे बन गई है। तो जो जल की कमी है, जो हमारे यहाँ खेती करने के तरीके हैं, किसानों की जो अवेयरनेस नहीं है, उन सारी चीजों को मिलाकर एक सवाल इन्होंने यहाँ पे पूछा है। और यहीं पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मॉनसून के पैटर्न चेंज हो रहे हैं वो भी लिंक हो जाएगा। यानी कि सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है कि भैया ये बता दो ग्लोबल वार्मिंग क्या है ना? ये नहीं पूछ रहा है कि भैया यहाँ पे सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या दिक्कत हो गई है, बस वो बता दो।
नहीं, क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर दरअसल आप क्लाइमेट चेंज के कारण जो जंगलों में आग हो रही है और उसकी वजह से इकोलॉजी पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो बता दो। क्लाइमेट चेंज की वजह से जानवरों और पौधों को ठंडे इलाकों में, पहाड़ों में ऊंचाई की तरफ माइग्रेट करना पड़ रहा है वो बता दो। समुद्र के गर्म होने से कोरल रीफ और जो आपका समुद्री फूड वेब है उस पे जो सीधा असर पड़ रहा है जरा वो बता दो। इस तरह के सवाल जो है यहाँ पर पूछे गए हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये नहीं, ग्लोबल वार्मिंग का किसी विशिष्ट इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो जरा यहाँ पे बता दीजिए। तो एक बार कोरल रीफ पूछा है, अगली बार मैंग्रोव पूछ सकता है, उससे अगली बार हिमालयन प्रजातियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है सीधा सीधा ये पूछ सकता है। तो एक ही तरह का क्वेश्चन है, बस कोरल रीफ की जगह मैंग्रोव्स आ जाएंगे या हो सकता है हिमालयी प्रजातियां आ जाए, लेकिन सवाल आपका यहीं से आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं और प्राकृतिक जो उनके बेसिकली समाधान है इसको लेकर प्रश्न आ सकता है। कैसे? जो आर्द्र भूमि और रामसर आपकी साइट्स हैं, इसी तरीके से मैंग्रोव और जो आपके तटीय बफर बनते हैं, या फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन पृथक्करण को लेकर जो आपकी न्यूज आ रही है, सवाल सीधे बनेगा। जैसे देखिए आर्द्र भूमि क्या है, आर्द्र भूमि के संरक्षण में बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, इसकी अवधारणा की व्याख्या करो। इकोलॉजी के अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन यूपीएससी पूछने लग गया है और मैंने एक क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया है जिस पर डेफिनेटली आपका सवाल आ सकता है, आगे बताऊंगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर यूपीएससी ने 2018 में उदाहरण सहित ये सवाल आपका पूछ लिया था। तो अब मुझे बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको रामसर साइट के बारे में भी पता होना चाहिए, राइट? उसमें जो ये अवधारणा है बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, राइट, ये भी आपको जो है यहाँ पर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ज्यादातर जो छात्र हैं वो सवालों को या तो एग्रीकल्चर में पढ़ के आए हैं, या तो इकोलॉजी में पढ़ के आए हैं, या तो इकोनॉमी में पढ़ के आए हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो सवाल आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि भैया पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान कैसे हो रहा है, क्योंकि हम जो है मोनोक्रॉपिंग यानी कि एकल कृषि कर रहे हैं और उसकी वजह से भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर कैसे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे 3-4 चीजें पूछ ली, मिट्टी बंजर कैसे बन रही है, पराली जलाने से हवा में जहर कैसे खुल रहा है। तो ये इकोलॉजी और एग्रीकल्चर का जो नेक्सस यहाँ पे बन गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सवाल कैसे बन सकता है कि भैया जो मोनोक्रॉपिंग होती है ना, एकल कृषि पद्धति, इसकी वजह से जो बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है जरा वो बता दो और सस्टेनेबल फार्मिंग की कॉन्सेप्ट को जरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। इसी तरीके से मिट्टी के अंदर मौजूद जो इकोसिस्टम है वो बेसिकली यहाँ पे खराब हो रहा है, सवाल बन सकता है क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन और यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ये आपका न्यूज में था। कीटनाशकों का यानी कि पेस्टिसाइड्स का जो फूड चेन में प्रवेश हो रहा है यानी कि बायोमैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट, इस पे सवाल आ सकता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे कि प्रकृति आधारित समाधान पे भी यूपीएससी पूछ रहा है, यानी कि जहां नेचर अपने आप को खुद ही ठीक कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल जो वेटलैंड्स हैं, अगर आप उनका वाइज यूज करते हो, जो भूजल है अगर अत्यधिक दोहन नहीं करते हो, अगर वर्षा जल है उसका संरक्षण करते हो, तो अपने आप आपकी भूजल की समस्या ठीक हो जाएगी। जो आपके वेटलैंड्स हैं वो वहां के इकोसिस्टम को अपने आप इंप्रूव कर देंगे। इस पे सवाल आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो समुद्र हैं उनकी कितनी प्राकृतिक क्षमता है और उसको लेकर जो समुद्रों की कैरिंग कैपेसिटी, ये वाला एक सवाल आ सकता है, राइट? अगर आप देखोगे मैंग्रोव्स को लेकर एक अगला सवाल बन सकता है कि साइक्लोन से बचाव में इनकी भूमिका क्या है और ब्लू कार्बन स्टोर के रूप में, कार्बन सिंक के रूप में इनकी भूमिका क्या है, उसको लेकर सवाल आ सकता है, राइट? नेक्स्ट थीम हमारी क्या बनती है? प्रदूषण और खाद्य श्रृंखला में विषाक्तता, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि सिर्फ ये पॉल्यूशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ आपका एग्रीकल्चर में क्वेश्चन नहीं आएगा, दोनों को मिला दीजिए। और फिर देखिए यहाँ पे सवाल बनता है कि माइक्रोप्लास्टिक की वजह से ह्यूमन की हेल्थ पे क्या प्रभाव है। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो प्रदूषित मृदा है या प्रदूषित जल है वो हमारे फूड वेब में एंटर कर रहे हैं और फिर वो मानव के भोजन के अंदर आ रहे हैं। इस तरह के सवाल जो है बच्चे यहाँ पे बन सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे महासागरों में माइक्रोप्लास्टिक को लेकर जो करंट अफेयर था, नदी पारिस्थितिकी तंत्र जो आपका खराब हो रहा है, रिवर इकोसिस्टम, साथ ही सुपोषण यानी कि यूट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम, राइट? इन सारे करंट अफेयर
नेचर के टॉपिक्स पर आपके मीन्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे इन्होंने 2018 में पूछा था कि मरीन इकोसिस्टम पर डेड जोन के प्रसार के क्या परिणाम हैं। तो होता क्या है, औद्योगिक और कृषि प्रदूषण की वजह से जिस पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है वहां पर जो है आपका डेड जोन बन जाता है। तो वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है कि डेड जोन क्या है, बस ये बता दो। आगे बढ़कर फूड वेब पर और समुद्री जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, कैसे नष्ट हो रहा है, उसको लेकर सवाल जो है यहाँ पे आ रहे हैं। करेक्ट। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो जो आपके आवास विखंडन और शहरी पारिस्थितिकी है, यानी कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और अर्बन इकोलॉजी एक थीम बनती है। इसमें जो आपके लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप रोड एंड रेलवे वाले प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, तो सवाल आता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट वर्सेस संरक्षण को लेकर। जैसे आपका शहरी झील और बाढ़, क्योंकि आपने जो आपके शहरों के अंदर नदियां थी उनको तो क्या कर दिया, लैंड यूज उनका चेंज कर दिया है, वेटलैंड खत्म कर दिए। तो जो बारिश का पानी है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास स्पॉन्ज एरिया बचे ही नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्बन फ्लडिंग की इश्यू आ रहा है, साथ ही फ्लैश फ्लडिंग। राइट, ये सवाल जो है यूपीएससी पूछ सकता है। कैरिंग कैपेसिटी की किस तरह शहरीकरण की वजह से हमारे प्राकृतिक संसाधनों पे दबाव पड़ रहा है, और इस वजह से आप देखोगे कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा है, शहरीकरण की वजह से रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा है, और आपको पता ही है कि पृथ्वी जो है उसकी अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है कि जितना आप उसका दोहन कर रहे हो वो बस उतनी ही लिमिट में होना चाहिए जितना वो वापस से रीजनरेट कर सके, लेकिन दबाव कहीं ना कहीं पर ज्यादा है। जैसे आप देखोगे कैरिंग कैपेसिटी को लेकर 2019 में उन्होंने सीधे सीधे सवाल यहाँ पे पूछ लिया था। तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके से यूपीएससी के जो आपके प्रश्न देखने के बाद ये फीलिंग आती है कि पढ़ा तो सब था, लेकिन जब मींस का क्वेश्चन देखा तो लिखने के लिए समझ नहीं आ रहा है कि लिखना कैसे है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी प्रश्न को एक चश्मे से देख रहे हो कि या तो ये एनवायरमेंट का सवाल है, या तो ये इकोनॉमिक्स से सवाल आया है, या तो ये जो है आपका एग्रीकल्चर से सवाल आया। लेकिन यूपीएससी यहाँ पर पूछ रहा है कि भैया जोशीमठ धस रहा है, शहरी बाढ़ आ रही है, जंगलों के बीच आप जो हाईवे बना रहे हो, इसका मतलब आप अपने पारिस्थितिकी तंत्र की कैरिंग कैपेसिटी पे बहुत ज्यादा लोड डाल रहे हो। अगर आप प्राकृतिक सीमा से ज्यादा अर्बनाइजेशन कर रहे हैं तो इकोलॉजी तबाह हो जाएगी। तो यहाँ पर वो सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि जंगलों के बीच से गुजरने वाले हाईवे, रेलवे या जो डैम है, मानव के विकास के लिए वो जरूरी है, लेकिन यहाँ पे संरक्षण के लिए वन्य जीव कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। शहरें जो हैं वो आपके कंक्रीट के जंगल में बदल गए हैं, तो पूरी अर्बन बायोडायवर्सिटी आपकी खत्म हो रही है, तो अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम आ रही है। राइट। तो बच्चे इस तरीके से आप देखोगे, हम रिपीट करते हैं कि यूपीएससी के टोटल 6 थीम हम जो है कहां से आपके इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी वाले टॉपिक से निकाल सकते हैं। पहला थीम है बायोडायवर्सिटी और वन्यजीव संरक्षण को लेकर। दूसरा जो आपका थीम है जलवायु और जैव विविधता का जो टकराव हो रहा है। तीसरी जो आपकी थीम है, सबसे इंपॉर्टेंट थीम है ये, आपकी इकोलॉजी और जो आपकी एग्रीकल्चर है उसके संबंध के बारे में बात यहाँ पे हो रही है। चौथी थीम बनती है पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं और प्राकृतिक समाधान। यहाँ पे जो पांचवी थीम बनेगी प्रदूषण और उसकी वजह से खाद्य श्रृंखला में जो विषाक्तता आ रही है, और लास्ट थीम बनती है आवास का जो विखंडन हो रहा है और शहरी पारिस्थितिकी के बारे में। अगर आपको ये 6 थीम समझ में आ गई तो अब हर एक थीम को लेकर क्या क्या करंट अफेयर में न्यूज आई थी उसको डिस्कस करेंगे, और क्या एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है वो क्वेश्चन भी यहाँ पर प्रिडिक्ट करेंगे। राइट। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो आपका थीम नंबर 1 है। क्या है आपका थीम नंबर 1? थीम नंबर 1 में आप देखेंगे कि यहाँ पर सिंपल सा पूछा हुआ है कि भैया जैव विविधता की गतिशीलता और वन्यजीव संरक्षण। अब क्या क्या देखो आपका पेपर में आया था, नवंबर 2 का जो न्यूज़पेपर था उसमें भारत के अंदर मानव और वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा घोषित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे। आप समझ रहे हो कि क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है
कि भैया बहुत ही बड़ा नीतिगत मुद्दा है ये, कि संघर्ष का प्रबंधन कैसे होगा, पीड़ितों को मुआवजा कैसे देना है, राज्य की जिम्मेदारी तय होगी, तो जरा इसको प्राकृतिक आपदा घोषित कर दो। इसके बाद आप देखोगे मार्च में आपका क्या न्यूज था, मार्च में एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड्रंस जो हैं और हाथी मृत्यु दर पे इसका क्या प्रभाव है वो बेसिकली न्यूज में था। यानी कि असम के केस स्टडी आई थी, मुद्दा ये था कि मानव और हाथी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए उन्होंने कुछ यहाँ पे स्क्वाड्स बनाए थे, लेकिन ये हाथियों को भगाने के लिए क्या कर रहे हैं, आग का प्रयोग कर रहे हैं, शोर का प्रयोग कर रहे हैं, उससे हाथियों को ना बहुत ज्यादा पैनिक होता है और कई बार दुर्घटना की वजह से एक्सीडेंटल उनकी मौत हो जा रही है। तो यहाँ से क्या मुद्दा निकल के आया, कई बार आप जिन नीतियों को लेकर या जिन बेसिकली इनिशिएटिव को लेकर सही करने की कोशिश कर रहे हो उसके गलत असर कैसे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे नवंबर 1 में करंट अफेयर आया, सुप्रीम कोर्ट का इको सेंट्रिक बनाम एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी। भाई संरक्षण के तरीके पे बहस हुई, क्या हमें जीवों को बस इसलिए बचाना चाहिए कि वो इंसान के काम आते हैं यानी कि एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच, या फिर हमें जीवों को इसलिए बचाना चाहिए कि उनका अपना एक आंतरिक मूल्य, उनकी खुद की एक इंट्रिंसिक वर्थ है, राइट, यानी कि इकोसेंट्रिक अप्रोच, कौन सी अप्रोच यहाँ पे होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन यहाँ पे देखेंगे भारत में आक्रामक विदेशी प्रजातियों को लेकर अक्टूबर 1 में आर्टिकल आया था, राइट, तो इसमें बताया हुआ था कि कैसे ये हमारी जैव विविधता को नष्ट कर रहे हैं और हम इनकी क्योंकि बेसिकली क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पा रहे, इनसे रिलेटेड जो नीतियां हैं अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इसको सुलझाने का ट्राई किया जाता है, तो चुनौती है हमारे देश के सामने आक्रामक विदेशी प्रजातियों को लेकर। इसी तरीके से अक्टूबर में आप देखेंगे तो टाइगर रिजर्व से वनवासियों का पुनर्स्थापन, ये एक आपका सवाल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है ये, क्योंकि बच्चे ये यहां पर आप देखोगे कंजर्वेशन यानी कि आपका संरक्षण जो आप कर रहे हो वर्सेस फॉरेस्ट राइट, यानी कि जंगल को लेकर जो अधिकार हैं उनको लेकर एक थीम यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है, यानी कि संरक्षण एक तरफ करना जरूरी है, टाइगर रिजर्व बनाने जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ आपके वनवासियों के, अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकार भी हैं, तो बीच का एक रास्ता कैसे निकालना चाहिए वो मुद्दा यहाँ पे बनता है। तो अब देखो पहली थीम के आधार पर हमने करंट अफेयर देख लिए, अब हम देखते हैं दूसरे वाली थीम, इसके आधार पर करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और फिर हर एक थीम के आधार पर वो प्रश्न देखेंगे जो आपके पेपर में सीधा आ सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे जलवायु और जैव विविधता का टकराव, अगस्त 2 को सवाल आया कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है गर्म हो रहा है और इसकी वजह से जो जेलीफिश हैं उनको एक ब्लूम देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ओवरफिशिंग और प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से जेलीफिश की आबादी तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन बाकी का जो समुद्री इकोसिस्टम है उसमें पूरा असंतुलन आ गया है। देन आप देखोगे फरवरी 2 में करंट अफेयर आया, लोगरहेड टर्टल्स पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, तो मैंने बताया था पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे नहीं, माइक्रो इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो सवाल यूपीएससी पूछ रहा है। तो क्या हुआ है, न्यूज ये थी कि गर्मी की वजह से जो कछुओं का प्रजनन पैटर्न है उसमें बदलाव आ रहा है और उनका जो आकार है वो यहाँ पे छोटा हो रहा है, और यहाँ पर बदलती हुई इकोलॉजी और कैसे इनका हैबिटेट ये शिफ्ट कर रहे हैं उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। नेक्स्ट आप देखोगे ओशन हीट वेव्स और जो आपके फाइटोप्लैंक्टन है इसको लेकर जनवरी 1 में एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, यानी कि महासागर गर्म होने से किस तरीके से जो आपके फाइटोप्लैंक्टन है वो नष्ट हो रहे हैं, और क्योंकि ये समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार होते हैं, राइट, तो इसी वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा जो आपका फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। देन अगस्त में एक न्यूज आई थी, हिंद महासागर में समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, और देखो इसका कैसे कोरल ब्लीचिंग को लेकर जो है प्रभाव पड़ रहा है, तो जलवायु परिवर्तन का तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पे सीधा प्रभाव, राइट, ये वाला मुद्दा यहाँ पे बन जाता है, इस पर भी एक क्वेश्चन प्रिडिक्ट करेंगे। नेक्स्ट बनता है पारिस्थितिकी और कृषि का संबंध, दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल न्यूज में थे, पहला असम की चाय पर अनियमित जलवायु का संकट, राइट,
यानी कि असम की चाय दुनिया भर में फेमस, एक्सपोर्ट करते हैं हम, ना जाने कितने लोगों की आजीविका का साधन। लेकिन उस पे क्या हो रहा है, आप देखोगे कि वाणिज्यिक फसलों पर प्रभाव पड़ रहा है, बेमौसम की बारिश, सूखा और नए तरीकों के कीटों का हमला। यानी कि सीधा एग्री बायोडायवर्सिटी वाला टॉपिक बनता है, एग्री इकोलॉजी का एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे बन जाता है। दूसरा देखो, जैव ईंधन बनाम खाद्य सुरक्षा, इसको लेकर अप्रैल में एक आर्टिकल आया था। यानी कि भारत और इंडोनेशिया को लेकर एक आर्टिकल आया था कि भाई आप क्या कर रहे हो, बायोफ्यूल के लिए खेती में जमीन को लगा रहे हो ताकि आप जैव ईंधन बना सको। लेकिन क्या इस पे भूमि पे दबाव और बढ़ नहीं जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे जितनी ज्यादा जनसंख्या है उसके लिए भोजन का भी उत्पादन करना है, तो मृदा और संसाधनों पर दबाव का संकट बनता है। तो एक तरफ बायोफ्यूल भी करना है और दूसरी तरफ जो है खाद्य सुरक्षा और अपनी मृदा संसाधनों पे दबाव कम भी करना है। तो ये एक मुद्दा यहाँ पे बनता है, इस पे भी एक क्वेश्चन प्रिडिक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं और प्राकृतिक समाधान। देखो भाई, एक आर्टिकल आया था आपका सितंबर में कि कैसे जो है मैंग्रोव स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में मगरमच्छ जो है यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो कीस्टोन स्पीसीज, यानी अगर मगरमच्छ की आबादी आपको ठीक दिखाई दे रही है, यानी कि वहां के जो एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, राइट, वो कैसे जो है एक मैंग्रोव और तटीय बफर के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है अगर उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। और वैसा ही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है। देन देखो, आपका दिसंबर और अक्टूबर दो आर्टिकल है जो आपस में मिलते हैं। अमेज़न वर्षा वन में कार्बन फर्टिलाइजेशन का इफेक्ट और अफ्रीका के जंगल न्यूज में थे। तो कैसे प्राकृतिक वन कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से उनकी क्षमता में बदलाव आ गया है। अब वो उतना कार्बन स्टोर आपके वन नहीं कर रहे हैं जितना वो किया करते थे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इस पे भी एक क्वेश्चन प्रिडिक्ट करेंगे। नेक्स्ट बनती है प्रदूषण और खाद्य श्रृंखला में विषाक्तता। अब यहाँ पे आप देखोगे नवंबर 1 को सवाल आया, मछलियों के उत्तकों में भारी धातुओं की टॉक्सिसिटी मिली। यानी कि ये क्या है, ये आपका सीधे सीधे जो पॉल्यूशन, इकोलॉजी, फूड की जो सिक्योरिटी है और हेल्थ, चार टॉपिक मिल जाते हैं, राइट। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैडमियम और सीसा जैसी भारी धातुएं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र से होकर हमारे फूड वेब में प्रवेश कर रही है। बायोमैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फॉरएवर केमिकल्स, भूजल और वनस्पतियों में प्रदूषण, मार्च में ही ये तो आया था, अभी 2026 में। तो आप देखोगे आग बुझाने वाले जो रसायन है, जो अन्य औद्योगिक रसायन है, कैसे वो भूजल में मिल जा रहे हैं, क्योंकि उद्योग सीधा अपना जो सीवेज वाटर है नदियों में डालते हैं, फिर वहां से जो है वो सिंचाई के पानी से वनस्पतियों में पहुंच रहे हैं, वहां से फूड चेन में पहुंच रहे हैं, राइट। फिर देखो दिल्ली का स्मॉग और सेकेंडरी एयरसोल, दिसंबर में न्यूज था, विंटर में हमेशा ये दिल्ली वाले पॉल्यूशन की प्रॉब्लम रहती है। तो वायु प्रदूषण के साथ मौसम विज्ञान और जो रीजनल एमिशन के पैटर्न्स हैं उनको लेकर एक सवाल यहाँ पर बन सकता है, इसको भी प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लास्ट थीम जो हमारी है, आवास विखंडन और शहरी पारिस्थितिकी। तो जनवरी 2 को आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा धंस रहा है, ये न्यूज आई थी। तो भूजल का कुप्रबंधन हो रहा है, अनियोजित शहरीकरण है, बुनियादी ढांचे की वजह से डेल्टा डूब रहा है, ठीक है। तो इकोलॉजी की कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर जब आप जाओगे ना तो ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। इसी तरह लोनार झील के जल स्तर में वृद्धि हुई, फरवरी 1 का आर्टिकल, राइट है। तो आप देखोगे आसपास जो बोरवेल बनाए गए हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो झील है, राइट है, उस पे खतरा देखने को मिल रहा है। तो कैसे शहरी और मानवीय गतिविधियों का प्राकृतिक झीलों पे प्रभाव है, ये टॉपिक बन जाता है। एक और देखो, दिसंबर में न्यूज आई कि ऑफशोर माइनिंग ब्लॉक से मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को बाहर रख रहे हैं। यानी कि आर्थिक विकास करना एक तरफ, क्योंकि खनन करना है, संसाधन निकालना है, वहीं दूसरी तरफ तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण भी करना है। तो कैसे एक नीतिगत संतुलन बनाए, अच्छा जो पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षित कर रहे, खनन वाला एरिया उससे बाहर कर दो। लेकिन क्या यह सही तरीका है, राइट। तो इस पर भी क्वेश्चन प्रेडिक्ट करेंगे। तो चलो अब हमने यहाँ पर दो चीजें देख ली। हमने देखा यूपीएससी किस तरीके के प्रश्न पूछती है, तो हमने थीम्स निकाल लिया वहां से, और फिर उन थीम्स को लेकर पिछले 1 साल में क्या क्या चर्चा में था वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसके बेस पर क्या सवाल आ सकता है, चलो उसकी बात करते हैं। जो पहली थीम थी बच्चे, उसमें आप देखोगे सवाल बन सकता है ये वाला,
मैंने बताया था ना एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण से इकोसेंट्रिक यानी कि पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण की तरफ बढ़ना समय की मांग है। इस संदर्भ में भारत में बढ़ते वन्य जीव संघर्ष के प्रबंधन में वर्तमान नीतियों का जो कुप्रबंधन है उसका विश्लेषण करो और समाधान सुझाओ। इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम इसी क्लास में साथ मिलके लिखेंगे। लेकिन देखो कैसे हमने एंथ्रोपोसेंट्रिक और इकोसेंट्रिक को, जो हाथियों को मैनेज करने वाली नीति का एक गलत असर देखने को मिल रहा है, उससे लिंक करके विश्लेषण और समाधान तक का एक क्वेश्चन बना दिया है। ये यूपीएससी का करंट पैटर्न है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ से ये पता चलता है बच्चे कि हाथियों के मरने की बस न्यूज पढ़ ली है वो नहीं आपके काम की चीज है। अगर हम अपने जानवरों के अस्तित्व के लिए उनका सम्मान नहीं करेंगे, अगर हम संघर्ष को प्राकृतिक आपदा मानकर नीतियां नहीं बनाएंगे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब तक चाहे आप टाइगर रिजर्व बना लो, वहां से आदिवासियों को हटा दो या हाथियों को भगाने के लिए स्क्वाड बना लो, ये सब आधे अधूरे समाधान आपके रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो दूसरी थीम थी समुद्री हीट वेव के कारण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का मूल्यांकन कीजिए। और देखो मैंने फाइटोप्लैंक्टन का पतन और जेलीफिश ब्लूम के बारे में पढ़ाया था ना, उनके विशेष संदर्भ में चर्चा करें कि वैश्विक खाद्य श्रृंखला को कैसे प्रभावित कर रहा है। अगर मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास आप रोज कर रहे हो और नोट्स रिवाइज कर रहे हो, ये क्वेश्चन वहीं पर 2, 3, 4 आर्टिकल में आपको आंसर दे देगा। तो आपको पता है ना कि यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से समुद्री इकोसिस्टम में असंतुलन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ओशियन के वार्मिंग यानी कि माइक्रो इंपैक्ट पूछेगा। समझना होगा कि समुद्र के गर्म होने से कछुए जैसे जीवों का हैबिटेट बदल रहा है, जेलीफिश जैसी प्रजातियां पूरे इकोसिस्टम को असंतुलित कर रही हैं, फाइटोप्लैंक्टन की कमी होने से मछलियों की जनसंख्या में कमी और उससे जो है आपकी खाद्य सुरक्षा पे भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में जैव ईंधन का विस्तार एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन कृषि पारिस्थितिकी और खाद्य सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां भी उत्पन्न कर रहा है। भारत और विकासशील देशों के संदर्भ में समालोचनात्मक यहाँ पर विश्लेषण कीजिए। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई किस तरीके से बायोफ्यूल आज की जरूरत है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन से आप अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना होगा, अगर जमीन का इस्तेमाल बायोफ्यूल के लिए खेती में कर देंगे तो खाद्य संकट हो सकता है। नहीं, दूसरा यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि जब कमर्शियली हम एक ही तरह की खेती करने लगते हैं ना, जैसे असम में बस चाय की खेती, तो वाणिज्यिक फसलों की वजह से बायोडायवर्सिटी जैव विविधता भी खत्म होती है। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रश्न आ सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता और लचीलेपन को बनाए रखने में जो शीर्ष शिकारी हैं उनकी भूमिका स्पष्ट करें। मैंग्रोव वन के स्वास्थ्य कार्बन पृथक्करण की क्षमता के संदर्भ में विवेचना करें। तुमने पढ़ा था ना कि मगरमच्छ की आबादी मैंग्रोव के हेल्दी रहने के बारे में आपको जो है यहाँ पर बताती है, करेक्ट। तो यहाँ पे इसका मतलब आपको ये बताना होगा कि मगरमच्छ सिर्फ एक जानवर नहीं है, मैंग्रोव को जिंदा रखने वाले इंजीनियर हैं, और मैंग्रोव खुद जो है बाढ़ और तूफान साइक्लोन से हमारी रक्षा करते हैं। तो अगर आप कहीं ना कहीं पर क्या कर दो, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो प्रकृति को, तो प्रकृति अपने आप में इंजीनियर है, चीजें खुद सुधार लेती है, राइट। नेक्स्ट देखो, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में फॉरएवर रसायन और भारी धातुओं का संचयन जल प्रदूषण का मुद्दा नहीं है, बल्कि जैव आवर्धन के माध्यम से मानव स्वास्थ्य और संपूर्ण खाद्य श्रृंखला के लिए गंभीर खतरा है। इसके प्रभाव और शमन की रणनीतियों पर चर्चा करें। तो हमने फॉरएवर केमिकल्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे ये हमारे फूड चेन में पहुंच रहे हैं, और इनको फॉरएवर कहा इसलिए जाता है क्योंकि फिर ये बहुत लंबे समय तक आपके इकोसिस्टम में बने रहते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली स्मॉग या सामान्य प्रदूषण, इससे सवाल नहीं आएगा, वो 17 का पैटर्न था। एक कदम आगे कि भैया जो आपके फॉरएवर केमिकल्स है जो नष्ट नहीं होते, उसकी वजह से मछलियों में लेड और कैडमियम का जमाव हो रहा है, मतलब बायोमैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट। उन्हीं मछलियों को जब समुद्री खाद्य श्रृंखला से वो मनुष्य के खाद्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो किस तरह हमारी हेल्थ पे प्रभाव आ रहे हैं, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीव्र बुनियादी ढांचा विकास और अनियोजित शहरीकरण तटीय और शहरी पारिस्थितिकी के लिए विनाशकारी सिद्ध हो रहे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो धंस रहा है,
प्राकृतिक झीलों के क्षरण के संदर्भ में वहन क्षमता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो देखो करंट अफेयर मिल गया कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपका धंस रहा है, लोनार झील के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, राइट है। तो अब यहां से क्या है, आपको ये समझ में आ गया कि यूपीएससी ये चाहता है कि अर्बन इकोलॉजी, ये जो सबसे हॉट टॉपिक है, आप जरा इसकी एक डिटेल्ड जो है तैयारी करके आओ। चाहे डेल्टा डूब रहे हो, चाहे झील का संकट हो, या माइनिंग के लिए आप प्रोटेक्टेड एरिया को कम कर रहे हो, सब के सब आपकी प्रकृति की कैरिंग कैपेसिटी को पार करने का नतीजा है और जिसके प्रभाव आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी में आपको पढ़ना क्या है। आपको न्यूज नहीं पढ़नी है, आपको इश्यूज, आपको मुद्दे पढ़ने हैं। आपको सिर्फ व्हाट पे नहीं, यानी कि क्या है इस पे नहीं, सो व्हाट, यानी कि इसका प्रभाव क्या होगा, इस पे फोकस करना है। चलो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए उस आंसर को आपको लिखने की, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मीन्स में मेरे सामने जो एंथ्रोपोसेंट्रिक और इकोसेंट्रिक वाला क्वेश्चन था, अगर ये आता है, यानी कि जो मैंने थीम 1 में आपका एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि हमें क्या करना है, मानव केंद्रित दृष्टिकोण के बजाय, ठीक है, किसकी तरफ जानने की जरूरत है, पारिस्थिति केंद्रित दृष्टिकोण की तरफ, राइट है। तो इसको लेकर एक सवाल अगर आता है तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखो अगर मेरा उत्तर यहाँ पे बेसिकली लिखा जाता तो मेरे पास ज्ञान है ये दिखाने से मतलब नहीं है, क्योंकि एक एग्जामिनर की दृष्टि से देखा जाए तो आपकी प्रशासनिक और एक एनालिटिकल सोच कैसी है वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा। तो सबसे पहले आपको, क्योंकि एक जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या, ये आपको लिखनी होगी, क्योंकि नंबर इस बात पे नहीं मिलते कि आपने क्या लिखा है, नंबर इस बात पे मिलता है आपने कैसे लिखा है, स्ट्रक्चर कैसे किया है। तो ये वाला जो सवाल है, सबसे पहले जब हम इसकी प्रस्तावना या फिर इंट्रोडक्शन लिखते तो यहाँ पे जो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच है और जो आपकी इकोसेंट्रिक अप्रोच है, इसका मतलब क्या है हम यहाँ पर वो लिखते। और देखो यूपीएससी में एक रूल है, क्या रूल है, रूल है करंट अफेयर इज कंटेक्स्ट, ठीक है जी, एंड स्टैटिक इज परमानेंट। यानी कि करंट अफेयर से आप जो है कंटेक्स्ट मिलता है कि ये आएगा पेपर में, ऐसे आएगा पेपर में, उत्तर लेखन जो होगा वो स्टैटिक के ज्ञान से होगा। तो शुरुआत में कैसे करूंगी, करंट अफेयर के कंटेक्स्ट को देकर, क्या कि भाई हाल ही में देखिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, राइट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो पर्यावरण केंद्रित आपका दृष्टिकोण है इसको अपनाने पर हमें ध्यान जो है देना चाहिए। फिर हम यहाँ पे बताएंगे एंथ्रोपोसेंट्रिक दृष्टिकोण जो है वो ये देखता है कि प्रकृति कैसे मानव उपयोग के लिए एक संसाधन है। यानी कि अभी हम बस इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित हैं कि भैया हमसे गर्मी सहन नहीं हो रही है ना, हम मछलियों को लेकर चिंतित हैं क्योंकि हमारे भोजन में दिक्कत आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये दृष्टिकोण ठीक नहीं है। हमें कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहां पर आप वन्य जीवों के स्वतंत्र अस्तित्व का सम्मान करते हो, यानी कि आपका पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण यहाँ पे होना चाहिए, राइट। हमें दिखाना होगा कि कैसे वर्तमान नीतियां हमारी जो है वो मानव केंद्रित हैं, लेकिन हमें अपनी नीतियों को पर्यावरण केंद्रित बनाना होगा। ये आएगा आपका प्रस्तावना में। अब जब हम इसके मुख्य भाग यानी कि मेन पार्ट पर आएंगे तो हमें यहाँ पे सबसे पहले किस बात का उत्तर देना है। प्रश्न में पूछा था वर्तमान नीतिगत कमियां बताओ और उनका विश्लेषण करो। जो प्रश्न में पूछा है वही उत्तर देना है, हमें क्या आता है उससे मतलब नहीं है। तो क्या पूछा है उसने कि भाई वर्तमान में जो नीतियां हैं उनकी जो है कमियां बताओ और साथ में क्या करो, उनका विश्लेषण करो। ठीक है, तो मैं क्या करती, यहाँ पे हेडिंग्स डालना स्टार्ट करती और एक एक हेडिंग में जो है फिर मैं एक एक पॉइंट लिखती, 4 में नीतियां यहाँ पे लिखती। सबसे पहली कमी हमारी क्या है, हमारी जो नीतियां हैं वो प्रतिक्रियात्मक है, रिएक्शनरी पॉलिसीज है। पहले कुछ हो जाता है
फिर हम जो है यहाँ पे सक्रिय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम घटना रोकने से ज्यादा मुआवजा देने पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हाथियों वाली बात है कि मानव और वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए आपने जो है स्क्वाड बना दिया। अब वो क्या कर रहा है, पटाखों का उपयोग कर रहा है, हाथी पैनिक में भागता है, एक्सीडेंटल मौत होती है, ज्यादा तबाही होती है। कहीं ना कहीं पे ये मानव केंद्रित दृष्टिकोण था, है ना। इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पर आपको नुकसान ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ये हमने करंट अफेयर से एग्जाम्पल देके एग्जामिनर को बता दिया, हम करंट अफेयर पढ़ के आए। दूसरा मैं यहाँ पे क्या बताती, दूसरा देखो हमारी जो नीतियां हैं उनमें आवास विखंडन हो रहा है। भाई आप जितने भी लीनियर प्रोजेक्ट बना रहे हो, जंगल के बीच से हाईवे निकाल दिया, रेलवे लाइन निकाल दी, तो इससे क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी को नजरअंदाज कर रहे हैं। जो हमारे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होने चाहिए उन पर ध्यान नहीं देते। तो जब जानवर को जो लंबी लंबी डिस्टेंस तय करने की आदत है, जब आप रोड बना दोगे तो कहाँ जाएगा, बस्तियों में जाएगा। तीसरा हम क्या करेंगे, नुकसान होने के बाद मुआवजा देने में भी देरी होती है हमारे यहाँ पर। भाई आपने क्या किया, संरक्षित एरिया बना दिए, डैम बना दिया, स्थानीय लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया। तो लेकिन क्या करता है, पीड़ितों को जब समय पे मुआवजा नहीं मिलता तो स्थानीय लोगों में वन्य जीवों के प्रति गुस्सा बढ़ता है। फिर इससे क्या देखने को मिलता है, वन्य जीवों के प्रति हिंसा देखने के लिए मिलती है। साउथ में कुछ इस तरह के न्यूज आपके जो है करंट अफेयर में थे, राइट है। और हम यहाँ पे क्या पे लिखते हैं, एक और पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि किस तरीके से, राइट है, आप जो है क्या कर रहे हो। सबसे जरूरी बात है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि किसी भी चीज को जब आप इन्फोर्स करना चाह रहे हो, नीतियां बनाई तो जाती हैं बट उनको लागू करना, और इसके लिए फॉर एग्जाम्पल जो आपके वन्य अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग एंड ऑल, इस पे फोकस ही नहीं किया जाता। आपने क्या किया, टॉप पे तो नीति बना दी लेकिन बॉटम तक पता ही नहीं है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता इसकी वजह से, राइट। अब हम आते अपने प्रश्न के दूसरे भाग पर। क्या, हम प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसमें पूछा हुआ था समाधान बताओ, ठीक है। और देखो यूपीएससी में जब भी आप समाधान लिखोगे वो भविष्य की तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच लेते हुए होना चाहिए, वे फॉरवर्ड होना चाहिए। यानी कि जो कमियां बता दी हैं उनका व्यवहारिक समाधान भी बताओ। भाई ऐसा समाधान मत बताना कि देश बदल देंगे, क्रांति कर देंगे, नहीं। सबसे पहले क्या, आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण हमें लेकर आना पड़ेगा। आपदा प्रबंधन यानी कि हमें यहाँ पर अडेप्टेशन पे नहीं मिटिगेशन पे फोकस करना है। कैसे, आप यहाँ पे देखोगे आपदा आने के बाद उसके हिसाब से अनुकूलन करें, इससे बढ़िया है कि आपदा आए ही ना। तो इसके लिए राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया जाना चाहिए मानव वन्य जीव संघर्ष को। जहां पे भाई हाथियों को लेकर समस्या है तो वहां पे मानव वन्य जीव संघर्ष राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दी जाए। उससे क्या होगा, उससे जो आपका राज्य, जो आपका क्या है, राज्य प्रतिक्रिया, आपदा प्रतिक्रिया कोष होता है, इसका उपयोग कर पाओगे आप, है ना। भाई आपदा घोषित करोगे तभी तो उपयोग कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे मधुमक्खियों की एक फेंसिंग लगाई जा रही है, कहीं पे मिर्च का धुआं छोड़ा जा रहा है, लेकिन पहले इनकी साइंटिफिक स्टडी कर लेनी चाहिए जब आप इस तरह के आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण को लेते हो कि इसका लॉन्ग टर्म में, लंबे समय पर वन्य जीवों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये नहीं कि इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, वन्य जीवों के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चीजें सोची जाए। दूसरा क्या देंगे, भैया जो भी तरीके हो अहिंसक होने चाहिए, है ना, अहिंसक तरीके हो। और मैंने क्या बताया, शमन आपका जो हो वो वैज्ञानिक तरीके से हो, वैज्ञानिक शमन ये आपका होना चाहिए, राइट, जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया। तीसरा हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाई डेवलपमेंट भी करना है लेकिन क्या करना है, संरक्षण भी करना है। तो पशु गलियारों की कानूनी सुरक्षा, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर आपको जो है यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। पशु गलियारों की क्या है, कानूनी सुरक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बस प्रोजेक्ट में लिखा था लेकिन उसको फिर आपने क्या है अप्लाई नहीं किया। इको ब्रिज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान दो। देन सबसे लास्ट, भाई आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है तो क्यों नहीं आप हर एक जगह के किस तरह के पैटर्न्स हैं इसके लिए तकनीक का प्रयोग करते हैं और फिर तकनीक पे आधारित, राइट है, क्यों नहीं आप यहाँ पे पूर्व चेतावनी प्रणाली पे काम कर लेते हैं, राइट है, कि भैया मानव वन्यजीव संघर्ष से पहले ही कहाँ के पैटर्न्स हैं,
कैमरे, सेंसर्स का उपयोग, जानवर आबादी में आए उससे पहले पूर्व चेतावनी, वन विभाग स्थानीय लोगों के मोबाइल पे अलर्ट भेज दो, राइट, वो वाली चीज। दूसरा, हमारे देश में तो अपने आप ही देखो मानव वन्य जीव सह अस्तित्व को लेकर जो हमारी जनजाति है उनके पास बहुत ज्ञान है, तो क्यों नहीं हम यहाँ पर उनके ज्ञान का प्रयोग करके दुश्मन समझ के मारने के बजाय प्रबंधन जो है उनका किया जाए ना, और इसमें हमारे आदिवासी और वनवासियों को जो है पार्टिसिपेट कराया जाए, राइट। तो ये लिखेंगे और फिर हमारा क्या आएगा, निष्कर्ष आएगा जो कैसे होना चाहिए, हमेशा भविष्य की तरफ उन्मुख, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। या तो कोई वैश्विक विजन हो, कोई संवैधानिक दृष्टिकोण, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया हो, उस सबको यहाँ पे लिंक करके लिखो। जैसे आपको यहीं पे याद आना चाहिए आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी है, अनुच्छेद 51 जी, क्या कहता है ये कहता है कि कैसे जीवित प्रणालियों की रक्षा करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। और आपको तो पता ही है कि भारत जो है वो कभी भी प्रकृति पर विजय इस कॉन्सेप्ट के साथ चला ही नहीं है, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, राइट, इस कॉन्सेप्ट में हम चले। तो यहीं पे बता दो प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो एक लाइफ स्टाइल दिया गया था, यानी कि लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, तो आपको जो है कोएग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लाकर इकोसेंट्रिक मॉडल अपनाना पड़ेगा, तभी आप क्या करोगे, आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको भी यहाँ पर अचीव कर पाओगे। फिर यहाँ पे डेवलपमेंट वर्सेस संरक्षण का डायलेमा भी नहीं रहेगा और जनजाति और वनवासियों के अधिकारों को भी आप सुरक्षित रख पाओगे, राइट। भाई कानून तो है आपके यहाँ पे, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप आंसर लिखो तो जो आपके कीवर्ड्स हैं, राइट है, उन कीवर्ड्स को हाईलाइट जरूर करो। अगर कीवर्ड्स को हाईलाइट करोगे तो जो एग्जामिनर है पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना ही आपके आंसर में जो मेन बातें हैं उन पे एक नजर डाल लेता है, बढ़िया मार्क्स जो है यहाँ पे मिलते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का यही तरीका होना चाहिए। अगर कोई भी आता है चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 और पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, तो देखिए यूपीएससी में तो आज तक चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक नंबर 1 करके सवाल पूछे नहीं है। यूपीएससी में जीएस के 4 पेपर हैं, उनकी इतनी ज्यादा इंटरलिंकिंग हो चुकी है कि अब तो एथिक्स के केस स्टडी के सवाल प्रीलिम्स में भी आ चुके हैं। तो जब तक आप समझोगे नहीं पैटर्न को, तब तक स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि पिछले करंट अफेयर से कैसे सवाल आए थे, तो इस करंट अफेयर से आप मेंस और प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी कर पाओगे। आपको पता ही नहीं होगा याद क्या रखना है, नोट्स में से भी तो पता होना चाहिए ना क्या याद रखना है। तो ये आज आपकी एनवायरनमेंट की फाउंडेशन क्लास थी। एनवायरनमेंट की इसी तरह मैंने क्या किया है, पूरे पर्यावरण को आपके 5 मैक्रो थीम्स और उसके बाद हर एक मैक्रो थीम को 3 से 8 माइक्रो थीम्स में तोड़ा है, और हर एक के फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर और फिर प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस, इस पे बात करेंगे और फिर एक आंसर राइटिंग का भी यहाँ पे देखेंगे। तो ये पूरा प्लेलिस्ट आने वाला है, डिपेंड करेगा आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यूपीएससी की तैयारी का ये वाला अप्रोच आपको कैसा लगा, और मैं एनवायरनमेंट का नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपके लिए लेकर आऊं। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि ये पूरी की पूरी कक्षा करने के बाद क्या आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी है कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं, किस तरीके से लिखना होता है। चलिए जल्द मिलेंगे, बेहद धन्यवाद, और अपना प्यार इस वीडियो पे बरसाइएगा। जितना ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतना ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मैं हूं प्राची, जल्द मिलूंगी एक नई क्लास के साथ। जय हिंद।